Hello students, myself Vijay Kaushik. Welcome you to the accountancy class. Students, हमारा अकाउंटेंसी टर्मिनोलॉजी का चैप्टर चल रहा था जिसमें हमने पिछले कुछ पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। आज इस सीरीज का लास्ट पार्ट हमें करना है। आज बेसिकली जो टर्म्स हमें डिस्कस करने हैं एक बार वो देख लेते हैं कौन कौन से टर्म्स हैं। आज के टर्म्स में हमारे रेवेन्यू, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। बेसिकली आज की क्लास में हम इन टर्म्स को समझेंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टर्म जो हमें समझना है वो है रेवेन्यू। सो रेवेन्यू की डेफिनेशन है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे दो वर्ड्स आए हैं आपके, गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि बेसिकली बिजनेस एंटरप्राइजेस दो टाइप की हो सकती है, या तो फाइनेंसिंग एंटरप्राइज या फिर नॉन फाइनेंसिंग एंटरप्राइज। जो नॉन फाइनेंसिंग एंटरप्राइजेस है जिसमें ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आती हैं, उनका मेन काम होता है गुड्स का सेल करना। और जो फाइनेंसिंग एंटरप्राइजेस है लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, उनका काम होता है सर्विस प्रोवाइड करवाना। बेसिकली वो फाइनेंस की सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। तो अगर हम ये देखें कि रेवेन्यू में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, वो डिपेंड करता है कि कौन से एंटरप्राइज के लिए हम रेवेन्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम नॉन फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें रेवेन्यू में सेल फ्रॉम गुड्स से पैसा जो आएगा वो इंक्लूड होगा, एज वेल एज कुछ कमीशन अर्न किया है। बेसिकली गुड्स को सेल करने से रिलेटेड जितनी भी इनकम है वो रेवेन्यू में आएगी इन केस ऑफ नॉन फाइनेंसिंग एंटरप्राइजेस। फाइनेंसिंग एंटरप्राइजेस में जिनका मेन काम होता है सोर्स ऑफ फाइनेंस प्रोवाइड करवाना। बेसिकली उनका मेन काम यही है, दे डील इन फाइनेंसेस, पैसा उधार लिया, पैसा उधार दिया, तो उससे रिलेटेड जितनी भी इनकम होगी वो रेवेन्यू में आएगी, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम होती है। सो बेसिकली ये आपका रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट है। आइए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। अगला टर्म है इनकम। अगर आप देख सकते हो तो शुरू के चार टर्म्स ऐसे हैं जो हो सकता है आपको कंफ्यूज कर दे। रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, गेन एक जैसे लगते हैं, तो जब हम इनका मतलब समझेंगे कि करके तो आप इन चारों में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अगर हम बात करते हैं इनकम की, सो इनकम इज बेसिकली एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस। हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू का अमाउंट जो एक्सपेंसेस से ज्यादा होगा वो इनकम कहलाती है। तो इनकम का क्या मतलब हुआ? इनकम को समझने के लिए आपको दो वर्ड्स का मीनिंग पता होना जरूरी है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। रेवेन्यू का मतलब हमने अभी समझा है, एक्सपेंस का मतलब हमने पिछली क्लास में समझ लिया था। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स थे, रेकरिंग नेचर के खर्चे थे, वो एक्सपेंसेस थे। सो बेसिकली इनकम क्या है? जब बिजनेस की कमाई में से, दैट इज रेवेन्यू में से एक्सपेंस घटा देंगे तो जो बैलेंस आएगा वो उसका इनकम कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई गुड्स तैयार करने में 1 लाख रुपए का खर्चा लग गया, दैट इज एन एक्सपेंस। उसको अगर मैं 1.5 लाख में सेल कर दूं तो सेल से जो पैसा मिला वो रेवेन्यू है। तो जो ये एक्सेस 50,000 रुपए मिले हैं वो 50,000 रुपए इनकम है बिजनेस के लिए। अगर आप प्रॉफिट को देखें जो कि अगला टर्म है हमारा, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो एक वर्ड का डिफरेंस है, वो वर्ड है टोटल। इसका मतलब इनकम एंड प्रॉफिट दोनों ऑलमोस्ट सेम है। दोनों का मतलब है जब कमाई में से खर्चा घटा देंगे जो बैलेंस बचेगा वो। एक डिफरेंस है केवल, वो डिफरेंस ये है कि प्रॉफिट इज एन एग्रीगेशन ऑफ इनकम, यानी प्रॉफिट एक एग्रीगेट वर्ड है इनकम का। इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इनकम एक स्पेसिफिक यूनिट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट या स्पेसिफिक आइटम के लिए की जाती है, एक पर्टिकुलर आइटम के लिए। जबकि जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट में एंटरप्राइज के टोटल रेवेन्यू को इंक्लूड करेंगे, टोटल एक्सपेंसेस को इंक्लूड करेंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनकम का टोटल ही प्रॉफिट कहलाता है। बेसिकली समेशन ऑफ इनकम इज नोन एज प्रॉफिट। तो अब आप तीनों में डिफरेंशिएट शायद कर सकते हैं। अगला टर्म देखते हैं जो कि है गेन। गेन का क्या मतलब होता है? गेन का मतलब वैसे अगर हम जनरल सेंस में मतलब देखना चाहे तो इनकम, प्रॉफिट, गेन सबका एक जैसा ही मतलब लगता है। लेकिन गेन का मतलब है इनकम और बेनिफिट जनरेटेड फ्रॉम नॉन रेकरिंग और इंसिडेंटल ट्रांजैक्शन, यानी किसी भी कंपनी की ऐसी कमाई जो नॉन रेकरिंग ट्रांजैक्शन से हुई है, इंसिडेंटल ट्रांजैक्शन से, यानी कि बिजनेस की अगर कोई ऐसी कमाई है जो उसके मेन ऑपरेशन से ना हो, ऐसे ट्रांजैक्शन से हो जो ट्रांजैक्शन कभी कभार होते हैं। जैसे कि हमने कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस पढ़ी थी पिछली क्लास में,
मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग बेचने से कोई कमाई होगी, तो बिजनेस का मेन काम तो नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो उसका मेन काम नहीं है लैंड एंड बिल्डिंग बेचना। उसने अगर लैंड एंड बिल्डिंग बेची है तो वो नॉन रिकरिंग नेचर की। इंसिडेंटल का मतलब भी होता है जो कभी कभार हो, एक आधा इंसिडेंट हो इस किस्म का। सो बेसिकली नॉन रिकरिंग एंड इंसिडेंटल ट्रांजैक्शन वो है जो ट्रांजैक्शन जनरली नहीं होती किसी भी एंटरप्राइज में, कभी कभार करनी पड़ती है, जैसे सेल ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, इन सारी चीजों से होने वाली कमाई आपकी गेन में आती है। अगली चीज हम देखते हैं लॉस। अगला टर्म है लॉस। अगर आपको प्रॉफिट का मतलब समझ में आ गया था तो लॉस का मतलब भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट में हमने देखा था कि एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस इज नोन एज प्रॉफिट। एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस इज नोन एज प्रॉफिट। यानी जब किसी बिजनेस की कमाई उसके खर्चों से ज्यादा हो जाए तो जितना ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट है वो उसके लिए प्रॉफिट है। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट हो, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि खर्चे ज्यादा हो जाए कमाई से। तो जब खर्चे कमाई से ज्यादा हो जाएंगे तो जो डिफरेंस है खर्चे और कमाई के बीच में वो लॉस कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी में 10 लाख रुपए का खर्चा लगा था लेकिन उससे कमाई केवल 8 लाख रुपए की हो पाई, तो जो 2 लाख का नुकसान हो गया इसे हम अकाउंटिंग टर्म्स में लॉस बोलते हैं। तो अब तक हमने रेवेन्यू समझा है, इनकम समझा है, प्रॉफिट समझा है, गेन एंड लॉस। होपफुली आपको ये 5 के 5 टर्म्स बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले टर्म में जो कि है डिस्काउंट। डिस्काउंट को समझते हैं क्या है। डिस्काउंट इज बेसिकली द रिबेट और अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू द बायर। यानी कोई भी किस्म की छूट सेलर अगर बायर को देता है तो वो डिस्काउंट कहलाता है। अब छूट बेसिकली प्राइस पे ही दी जाती है। प्राइस भी कौन सा? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है प्रोडक्ट पे जो प्राइस प्रिंटेड होता है। मान लीजिए हम कोई सामान लेने जाए दुकान में और उस सामान की कीमत 100 रुपए है और मान लीजिए दुकानदार हमें ये कह दे कि आपके लिए 10 रुपए का डिस्काउंट है और आप 90 रुपए में ये प्रोडक्ट ले लीजिए, तो जो 10 रुपए की छूट दी है हमें वो क्या है? वो डिस्काउंट है। सो बेसिकली डिस्काउंट इज अ अलाउंस और रिबेट, कोई ऐसी छूट जो सेलर बायर को दे। बेसिक मतलब तो है इसका ये। अगर हम इसको डिटेल में पढ़े तो 2 टाइप के डिस्काउंट होते हैं। देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। पहले मैं आपको इसका बेसिक मतलब बता देता हूँ, फिर इसके डिफरेंस देखेंगे। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है वो डिस्काउंट जो गुड्स को सेल करने के लिए दिया जाता है। बेसिकली ये गुड्स के सेल एंड परचेज से रिलेटेड है। इसका मेन मकसद होता है सेल को इंक्रीज करना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि 100 रुपए का सामान था 90 में दे दिया, तो जो 10 रुपए का डिस्काउंट दिया ये ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब होता है जब कोई पैसा रीपे करना पड़े, रीपेमेंट करनी हो और उस रीपेमेंट में हमें डिस्काउंट मिल जाए तो वो कैश डिस्काउंट है। अब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैंने किसी दुकानदार से उधार सामान लिया था 100 रुपए का और मैंने कहा था कि मैं 3 महीने बाद इसकी रीपेमेंट कर दूंगा। अब मुझे 5 महीने हो गए, मैंने अब तक उसके पैसे नहीं दिए। अब दुकानदार को ये लग रहा है कि पता नहीं ये पैसे देगा या नहीं देगा, तो उसने मुझे थोड़ा सा लोभ दे दिया, थोड़ा सा मुझे इंड्यूस करने की कोशिश की। उसने ये कहा कि आपको 100 रुपए देने थे, आप एक काम करिए मुझे 80 रुपए ही दे दीजिए, मैं ये मान लूंगा कि आपके पूरे के पूरे 100 रुपए आ गए। तो ये जो डिस्काउंट दिया है ये कहलाता है कैश डिस्काउंट। आप दोनों में मतलब समझिए। ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है जब हम गुड्स खरीदने जाते हैं और एंटरप्राइज गुड्स को सेल करता है तो प्रोडक्ट के प्राइस पे दिया जाता है, यानी प्रोडक्ट को कम प्राइस पे बेचा जाता है। कैश डिस्काउंट होता है जब पैसे की रीपेमेंट करनी पड़ती है और अगर कम पैसा रीपे करना पड़ जाए तो। मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा आपको इन दोनों के बीच में। ट्रेड डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो ट्रेड डिस्काउंट का मेन मोटिव होता है इंक्रीज इन सेल, टू इंक्रीज द सेल। ये जनरली दिया जाता है ट्रेडिंग करते वक्त, गुड्स को सेल एंड परचेज करते वक्त। अगर हम बात करें कैश डिस्काउंट की, कैश डिस्काउंट दिया जाता है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब होता है जल्दी पेमेंट करवाने के लिए। अगर कोई
ग्राहक है या कोई कस्टमर जल्दी पैसा वापस नहीं कर रहा, जो उसने उधार लिया था, तो उससे जल्दी पैसा रिकवर करने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। ये जनरली दिया जाता है रीपेमेंट में, ये जनरली रीपेमेंट में दिया जाता है। सो ये बेसिक डिफरेंस है कि ट्रेड डिस्काउंट सेल को इंक्रीज करने के लिए ट्रेडिंग एक्टिविटीज यानी परचेज एंड सेल पे दिया जाता है, जबकि कैश डिस्काउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए एंड रीपेमेंट ऑफ द कैश में दिया जाता है। तो ये हमारा टॉपिक था डिस्काउंट का, जिसमें हमने इसका मतलब समझा, दो टाइप के डिस्काउंट देखे, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अगला टर्म है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का क्या मतलब होता है? अगर आप डेफिनेशन देख सकते हैं यहाँ पे, अ पर्सन और एंटरप्राइज हु इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे ऑफ इट्स डेट्स। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति या कोई कंपनी अपने जो उसके ऊपर डेट्स है, कर्जा है, वो कर्जा चुकाने की स्थिति में नहीं होती है, यानी उनके ऊपर इतनी ज्यादा लायबिलिटीज हो जाती है कि वो अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ नहीं कर सकती, बेसिकली जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कि दिवालिया घोषित हो जाना, वो इंसॉल्वेंट होता है। तो इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जब भी कोई कंपनी या कोई व्यक्ति अपने डेट्स को पे ऑफ करने की स्थिति में ना हो, अपने लायबिलिटीज को चुकाने की स्थिति में ना हो, तो वो होता है इंसॉल्वेंट। इसी से एक अगला वर्ड आता है जो कि हमारा आज की क्लास का लास्ट वर्ड है, वो है सोलवेंट। क्या होता है? सो बेसिकली सोलवेंट इज अ पर्सन और एंटरप्राइज हु इज इन अ पोजीशन टू पे ऑफ इट्स डेट। अगर कोई व्यक्ति और एंटरप्राइज इस स्थिति में है कि वो अपने कर्जा वापस चुका सकता है, अपने डेट्स, अपने लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकता है, तो वो सोलवेंट कहलाता है। आज की क्लास में हमने इतने ही टर्म्स डिस्कस करने थे, जिसमें हमने क्या क्या देखा एक बार देखिए। हमने रेवेन्यू को समझा, इनकम को समझा, प्रॉफिट को, गेन को, लॉस को। फिर हमने डिस्काउंट को समझ के उसके दो फॉर्म्स देखे, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, दोनों का डिफरेंस देखा। लास्ट टॉपिक हमने सोलवेंट एंड इनसॉल्वेंट किया। इन टर्म्स के साथ ही हमारा सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी खत्म होता है। होपफुली आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में अपने नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।